स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। हाल ही में सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP 2022 शुरू की है, जिसका लक्ष्य लास्ट माइल डिलीवरी के साथ ही ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इश्यूज को खत्म करना है। इस नीति की मदद से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने का प्रयास किया जाएगा और इस नीति का जो एम है वो ये होगा कि कॉस्ट कटिंग करना हो, यानी लॉजिस्टिक्स जो है उसकी कॉस्ट कम हो जाए। भारत में फिलहाल अगर लॉजिस्टिक का जिक्र करें तो लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो है वो GDP का लगभग 14 से लेकर 15% है, जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 8% तक की कमी लाना है, यानी कि आधा करने का ये लक्ष्य है 2030 तक। लेकिन कैसे? महंगाई तो बढ़ रही है, तो इस बढ़ती महंगाई और वर्ल्ड रिसेशन की चुनौती में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम कैसे किया जाए? अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों की अगर हम जिक्र करते हैं तो लॉजिस्टिक्स की लागत जो है GDP अनुपात से काफी कम है। फिर क्या लॉजिस्टिक्स में कहीं हमारी क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर नहीं आएगी? क्योंकि अगर कॉस्ट कम होती है तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो वहीं अगर जिक्र करें 2018 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का स्थान जो है वो 44 है। तो नई नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लॉजिस्टिक के जो मुद्दे हैं वो कम से कम किया जाए, निर्यात कई गुना बढ़े, यानी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का लक्ष्य है। छोटे उद्योगों, छोटी जितनी भी कंपनीज हैं उनमें काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिले, प्रॉफिट उनका इंप्रूव हो। तो सवाल यह है कैसे? तो कैसी होनी चाहिए हमारी नई लॉजिस्टिक नीति, और साथ ही क्या अभी हमारे भारतीय लॉजिस्टिक की स्थिति जो है वो किस तरीके की, हमारी करंट सिचुएशन कैसी है, और कैसे एक मजबूत लॉजिस्टिक जो है वो एक देश के अंदर ईज ऑफ बिजनेस जो है वो लेकर आता है। आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा। पहले ग्राफिक्स की ओर नजर डालेंगे और फिर उसके बाद चर्चा की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है बात करना कि लॉजिस्टिक का सिस्टम क्या है देश के अंदर। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आपको बता दें हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के ऊपर लॉन्च जो है की गई। प्रोसेसिंग, री इंजीनियरिंग, डिजिटलीकरण, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर जो है इस नई नीति के अंदर ध्यान दिया जाएगा। तो लॉजिस्टिक लागत का डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके ऊपर लॉजिस्टिक की वजह से, कॉस्ट की वजह से काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे लॉजिस्टिक का प्रोडक्ट कॉस्ट पर प्रभाव करता है? जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट की तो वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट के लिए जरूरी है। डेवलप्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने जिक्र किया था अमेरिका की, तो उसकी तुलना में भारत में लॉजिस्टिक का क्या हाल है, इस पर बात होना बेहद जरूरी है। और साथ ही जब बात करते हैं हमारी नई पॉलिसी की, तो ये तय किया गया है कि 2030 तक जो हमारी लॉजिस्टिक की लागत है उसे GDP का 8% कर देंगे, और फिलहाल ये 18 से लेकर 15% तक है, 16% 2022 के अंदर है। कैसे? सवाल ये है कैसे? बढ़ती महंगाई के अंदर लॉजिस्टिक की कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, साथ ही एफिशिएंट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम भारत के अंदर डेवलप करना। तो ये तमाम टारगेट्स जो है वो सेट कर दिए गए हैं, हमारी सेंटर की तरफ से ये नई पॉलिसी जो है वो लेकर आई गई है। लेकिन सवाल यह है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें, एक्सपर्ट्स लगातार ये बात कह रहे हैं कि रिसेशन जो है वो आने वाले समय के अंदर वर्ल्ड रिसेशन देखने को मिलेगा। तो जहां मंदी बढ़ती है तो ये देखने को मिलता है कि हमारी इन्फ्लेशन होते हुए नजर आती है, महंगाई बढ़ते हुए नजर आती है। तो आज इसी मुद्दे पर रहेगी चर्चा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, फारूक अमीन हमारे साथ है, सेक्रेटरी जनरल कश्मीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही प्रमोद राय हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट हैं, जसबीर सिंह सिद्धू हमारे साथ ट्रांसपोर्टर हैं, सूरज रात पुरोहित हमारे साथ बिजनेसमैन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फारूक जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, ये जो नई पॉलिसी लेकर आई गई है किस तरीके से आप देखते हैं इस पॉलिसी को, और साथ ही हमारे लॉजिस्टिक की पूरे भारत के अंदर क्या अभी फिलहाल सिचुएशन है उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिए। जी जी, शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आमंत्रित किया यहाँ पे। ये जो लॉजिस्टिक पॉलिसी अभी जिसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत पहले आनी चाहिए थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर जो MSME सेक्टर में और जो हैवी इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस लॉजिस्टिक कॉस्ट से। ये पिछले 2 सालों से 3 साल से जो पेट्रोल के दाम बढ़ गए उसकी वजह से भी लॉजिस्टिक्स जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गए वो बहुत ज्यादा हाई हो गए।
उसकी वजह से काफी सफर किया है हम लोगों ने। एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई, हमारी मार्जिन्स कम हो गए। इनफैक्ट बहुत जगहों पे हम जैसे चाइना जैसे कंट्रीज, जैसे अमेरिका की या चाइना जैसी कंट्रीज, कोरिया जैसी कंट्रीज के साथ में कंपटीशन होता है। तो उसकी वजह से जब उनके लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% आते हैं और हमारे 12% आते हैं, वहीं पे हमारा प्रोडक्ट पिट जाता है, वहीं पे हमारा एक्सपोर्ट में नुकसान हो जाता है, हमारी निर्यात सेल नहीं होते। तो उस चक्कर के लिए ये लॉजिस्टिक पॉलिसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए था, हमारे बिजनेसेस के लिए था। ये एक वेलकम स्टेप है इसका। ये जो अगर ये इम्प्लीमेंट 2030 तक स्टेजेस में इम्प्लीमेंट हो, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% तक भी पहुंच जाए, तो एटलीस्ट we will have some margin and we will be, our products will be competitive, हमारे products market पे competitive होंगे। हमारी multiple levels पे इसमें problems आती है। अभी जो start होता है, अगर हम कश्मीर की बात करें, पहले हम जब geographically we are located at the dead end of the country, मौसम का बड़ा impact पड़ता है हमारे जो है अप्रोक्सीमेटली 5 महीने रास्ता बंद रहता है। जम्मू से श्रीनगर वाला जो रास्ता है, इट्स इवन इफ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है रोड में, बट एक बोटल ने कभी 30-40 किलोमीटर का जो रामबन से लेके बानीहल तक का है, इसमें भी ये जो नॉर्मल फारूक जी इस मुद्दे पर वापस आएंगे और भी हमारे साथ मेहमान है, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। प्रमोद जी, न्यू पॉलिसी के अंदर, न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंदर ये बात कही गई कि जीडीपी क्या 8% जो है हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट होनी चाहिए। तो महंगाई तो बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट का हमने देखा पिछले 2-2.5 साल के अंदर पेट्रोल महंगा होते हुए नजर आया वैश्विक महंगाई की वजह से। तो ये टारगेट कैसे अचीव किया जाएगा? जी प्रमोद जी। इसका संबंध महंगाई से नहीं है। हम एक रेशियो की बात कर रहे हैं, 14% ऑफ द जीडीपी। महंगा होगा तो हर चीज बढ़ जाएगा, तो रेशियो में भी चेंज हो जाएगा। ये प्रॉब्लम अलग है। जैसे कोई रिमोट एरिया से आपको प्रोडक्ट भेजना है, तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाते हैं तो ट्रांसपोर्टर बोलता है कि इसमें हमको फ्रेट तो वन वे मिलेगा। यहां से मैं कोई ट्रक बाहर से बुलाऊंगा तो खाली आएगा, आपके लिए मैं यहां से सप्लाई करूंगा तो यू पे मी टू वे फ्रेट। वही चीज जो दिल्ली मुंबई के लिए कोई टू वे फ्रेट नहीं मांगता है, बट जब आप रिमोट एरिया के लिए बुक करते हैं तो टू वे फ्रेट मांगता है। तो एक कंट्री के अंदर ही सेम डिस्टेंस के लिए अलग अलग लोकेशन पे लॉजिस्टिक की कॉस्ट अलग अलग है। और जब मैं लॉजिस्टिक की बात करता हूं, मैं केवल फ्रेट की बात नहीं करता हूं। हमने गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस करने के बाद कंज्यूमर तक जब वो पहुंचता है, बीच की सारी चीज लॉजिस्टिक, उसमें फ्रेट भी आता है, मुझे किसी से परमिशन लेना है वो भी लॉजिस्टिक का पार्ट है, कस्टम क्लियरेंस कराना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो भी लॉजिस्टिक का पार्ट है। कस्टम वाले उसको 10 दिन लेके बैठे हुए हैं, तो हमारी कॉस्ट तो भागेगी। तो इन सारी चीजों पे काम करना, अब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो जो फोकस है गवर्नमेंट का, पहले एक गति शक्ति आया था, तो उसमें गवर्नमेंट के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में जो भी स्टेक होल्डर है, अभी इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत आसान हो गया है। यदि हम एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दें, तो अब किसको कहां से फ्रेट चाहिए उसको मालूम है, तो ये पॉसिबिलिटी कि कोई भी सेगमेंट अनयूटिलाइज रहे वो कम हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट के हिसाब से भी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, दे विल बी एबल टू प्रोवाइड अ बेटर रेट, तो उससे हमारी कॉस्ट जाएगी। यदि आप सारे लोग फ्रेगमेंटेड हैं, अलग अलग डोमेन में ऑपरेट करते हैं, एक को नहीं मालूम कि बाकी क्या कर रहा है, तो जो भी हम कॉस्ट कोट कर रहे हैं वो हायर साइड में है। सो जैसे कि सम 16 मिनिस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। आज के डेट में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं सारे अलग अलग, जैसे कस्टम का प्लेटफॉर्म तो अलग है। इसकी कॉस्ट कैसे कम होगी? कॉस्ट का लक्ष्य जो है तय किया गया है कि कॉस्ट जो है हम लॉजिस्टिक की कम कर देंगे। सवाल ये है कैसे? हमारे साथ ट्रांसपोर्टर है जसवीर सिंह जी। पिछले 2.5 साल का अगर हम जिक्र करें, 2.5 क्या चलिए हम 3 साल का ही जिक्र कर लेते हैं, 2019 को भी ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर कितने चैलेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं एक बिजनेसमैन को? जी जसवीर सिंह जी। मेरी तरफ से 24/7 के सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे 3 साल से जो हमारे इश्यूज बढ़े हैं गाड़ी लाइन में, हम लोग झारखंड स्टेट के रहने वाले हैं। इसमें तो सबसे बड़ा एक इशू आया है, हमारी जो नेशनल परमिट गाड़ियां हैं
वो एक सरकार द्वारा एक रूल निकाला गया है जिसमें ये लोग 25-25 लाख फाइन कर दे रहे हैं जी। झारखंड में अभी गाड़ी ऑनर वालों का बहुत बुरा हाल है। हमने सभी जगह इस बात के लिए लेटर भेजे हैं गडकरी जी को, यहाँ के परिवहन मंत्री जी को, यहाँ के परिवहन सचिव हैं, पहले के सोन थे, अभी शर्मा जी हैं, उनके पास भी बहुत बार कंप्लेन किया है। यहाँ 30-35 गाड़ी ऐसी हैं जिनको यहाँ के एमबीआई द्वारा जिसके ऑल पेपर ओके रहते हुए भी एमबी द्वारा पकड़ के खड़ी कर दी गई है। तो बोले कि आप इंडिया के कहीं भी रहने वाले हैं, जिसकी गाड़ी झारखंड में आएगी आपको गाड़ी को यहीं पासिंग कराना पड़ेगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। हम लोग इस चीज एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं। अभी हम लोग को फिर 2 दिन के बाद मिलना है सचिव से, देखिए इस पे क्या निर्णय आता है। बाकी हम लोग झारखंड की टोटल माइंस बंद है। हम लोग का प्रॉपर हम लोग यहाँ से बिजनेस ही नहीं करते, बिजनेस हम लोग उड़ीसा से करते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार का कहना है कि आप लोग यहीं पर ही गाड़ियों का आप रजिस्ट्रेशन कराएं, जबकि सेंटर रूल के खिलाफ है। आप कहीं भी आपका वर्क प्लेस है, आप वहाँ गाड़ी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन ये सरकार हमारे और साथ जसवीर जी कॉस्ट के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पिछले 3 साल के अंदर कॉस्ट के ऊपर भी असर पड़ा है? कॉस्ट के ऊपर तो इतना असर पड़ा है कि पहले जो गाड़ी 10 लाख की आती थी वो 32 लाख की हो गई है। ये लोग का कहना है उस गाड़ी का रेट अब ये लोग कर दिए 40 लाख। ये लोग 10 लाख 8 लाख डिस्काउंट देने के बाद भी जो खाली आगे का हॉर्स है वो हम लोग को 32 लाख प्लस 15 लाख की ट्रॉली बनती है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट के क्या कुछ हाल है? और ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग का तेल का कॉस्ट इतना भाग गया है, और हमारे भाड़े जो है पिछले 20 साल से जो थे, आज से 20 साल पहले बम्बे का भाड़ा जो था आज जज का 10 है, लेकिन हम लोग का डीजल का कीमत जस्ट डबल हो गया। पहले 50 था और 95 के करीब है, और कॉस्ट हमारी डीजल की, गाड़ी की, मेंटेनेंस की, सब चीज की हमारी बहुत बढ़ गई है। और गाड़ी का रेट इतना बढ़ गया कि हमारी इंस्टॉलमेंट नहीं निकल पाती है। टायर का रेट भी आगे से जस्ट डबल हो गया, हर चीज का रेट डबल हो गया है, और हमारी गाड़ियों के भाड़े आगे से कम हो गए हैं। कहा कि इन्होंने बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां मंगा के उनको काम दे दिया। 500-500 गाड़ी के मालिक हैं, उनको काम दे दिया है, छोटे छोटे मालिकों को कोई काम नहीं मिल पाता है। सूरज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। भारतीय लॉजिस्टिक के अंदर, इंडियन लॉजिस्टिक की स्थिति पर थोड़ी रोशनी डालिए। आप भी एक बिजनेसमैन है, क्या कुछ फेस करते हैं? हमारी इंडियन लॉजिस्टिक का कोई अभी जो गवर्नमेंट के रूल है, हर स्टेट के अपने रूल होने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल नहीं बनाया गया, पर बाहर में हर पर किलोमीटर का भाड़ा निर्धारित होता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, का आपको पर किलोमीटर का इतना आपको रेंट देना ही पड़ेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बाहर से नई नई कंपनियां आती है, रेट घटा के काम लेती है। जसवीर जी सूरज जी के पास में आना चाहूंगी। सूरज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार मैडम जी। सूरज जी, आप बिजनेसमैन हैं, लॉजिस्टिक के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए, स्थिति के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैडम, जैसे कि आप जानते हो कि पेट्रोल पंप के जो रेट बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की, उस पर पूरी महंगाई का निर्भर है। सीधी सी बात है कि जब कॉस्ट बढ़ती है उसमें सब हर एक वस्तु जो भी ट्रांसपोर्टेशन में आती है उसकी हर एक वस्तु की कॉस्ट बढ़ती है। और ये पेट्रोल डीजल का अगर रेट कंट्रोल में नहीं आया तो महंगाई कम है होने नहीं है, तो सीधी सी बात सबको दिख रही है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हर स्टेट का हर का एक सिस्टम अलग है। कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज गाड़ी पे लो तो राजस्थान का ज्यादा है तो वहाँ पे ज्यादा है, अलग है पेट्रोल, और डीजल का कॉस्ट है तो राजस्थान का अलग है और गुजरात का अलग है। ये पॉलिसी जहाँ तक सरकार ने लाई है मैं इसका अभिनंदन करता हूँ, और मेरे हिसाब से इस स्तर पे डिसीजन ये धरातल पे कितने स्तर पे इस काम को करे उस पर ये डिपेंड करता है कि भाई पॉलिसी तो कर रहे हैं, लेकिन इसका एक सही रूप से अगर स्थापित करे तो इसका सही रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए, मैं फारूक जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी तो हमने एक पार्ट जी आपके पास सूरज जी वापस लौटती हूँ मैं। फारूक जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी तो हमने लॉजिस्टिक के अंदर ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात कर ली, लेकिन ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये हाल ही के अंदर एक न्यूज आ रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर रोड ब्लॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, रोड ब्लॉक्स होते हुए नजर आती है। और बिजनेस जो है वो है एप्पल्स का। 8,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एप्पल्स का, और पेरिशेबल गुड्स हैं, यानी कि अगर वो डिलीवर नहीं हुए तो वो एप्पल्स जो है, वो सेब जो है वो खराब हो जाएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? और कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है हमारे पास इतनी एफिशिएंट।
जी बिल्कुल, बात आपकी सही है। इस बार हमारा एप्पल्स का बड़ा लॉस हुआ मार्केट में। हमारा एप्पल जो है 15-15 दिन बाद पहुंचा, हफ्ता बाद पहुंचा। उसकी वजह से मार्केट में एक ही साथ में अराइवल भी हो गया, रेट भी डाउन हो गया। दूसरा उसका जो प्रेशर होता है, एप्पल की क्वालिटी होती है, वो डिटोरेट हो गई। तो काफी लॉस हुआ। तकरीबन जो हमारे एप्पल जो ट्रेडर्स है, इनके साथ में हमारी मीटिंग चल रही थी, तो तकरीबन 500 करोड़ का वो कह रहे थे हमारा नुकसान हो गया इस बार। जो भी हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक के हवाले से हमारे स्टोर्स थे, सीए स्टोर्स होते हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर, जो कि कम से कम अगर ये जो है रोड ब्लॉक्स होते हैं तो हम वहां पे स्टोर कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी हमारे पास में 2 लाख मैट्रिक टन की है, जबकि हमारी प्रोडक्शन जो है 25 लाख टन की है। तो 23 लाख टन हमें सीजन टाइम पे बाहर भेजना ही भेजना है। तो जब ये रोड ब्लॉक्स आ गए, उसकी वजह से पहले स्टोर्स फुल हो गए थे। जो बाकी जो माल था उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। ये डिफिकल्ट टेरेन है, बारिश होती है, बर्फ होती है, रोड ब्लॉक्स होते हैं। तो उस वजह से हमारा जो है एप्पल ट्रेडर्स को काफी हद तक नुकसान हुआ है। जो रेट उनको 100 रुपए किलो मिलता था, वो उनको बेचना पड़ा मजबूर होकर 40 रुपए 50 रुपए किलो में। तो काफी नुकसान हुआ हमारी एप्पल ट्रेड में इस साल, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या ये इस साल है या फिर अक्सर लॉजिस्टिक्स, क्योंकि अगर लॉजिस्टिक वीक है तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन के अंदर हो गए, ये रेकरिंग होगा, पहले भी ये इश्यूज देखने को मिले होंगे। जी बिल्कुल बात आपकी सही है। ये लॉस तो कंटिन्यूअसली ये लॉस होता है। बट इस बार क्या हुआ, इस बार अचानक क्या हुआ, एक ही बार में 10 दिन 12 दिन रोड ब्लॉक हुआ। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था हमारे उस हाईवे पे, तो ब्लॉक हो गया। उस वजह से ये जो एप्पल का जो प्रेशर होता है, क्वालिटी होती है, वो डाउन हो गई। उसकी वजह से मार्केट में उसको लेने वाले, क्योंकि हिमाचल से भी एप्पल आता है, बाकी इलाकों से भी एप्पल आता है, तो हमारे एप्पल को क्वालिटी डाउन होने की वजह से रेट्स कम आए वहां पे। तो कोल्ड स्टोरेज की जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें, इतना बड़ा बिजनेस है एप्पल का, तो कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति है वहां पर? मैं वही कह रहा हूं, हमारे पास में जो कैपेसिटी है अभी 2 लाख मैट्रिक टन की कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है। हमारे पास में अभी जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम हमारे 10 लाख से 15 लाख ए ग्रेड, 10 लाख अगर ए ग्रेड एप्पल है, हमारे 10 लाख की कैपेसिटी चाहिए कोल्ड स्टोरेज की। अभी बढ़ रही है, सरकार काफी उसमें सोच रही है काम करने की, नए स्टोर्स खुल रहे हैं, पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स है 1 लाख मैट्रिक टन के करीब। मैं खुद भी उस ट्रेड के साथ में मुंसलिक हूं, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ इसकी नॉलेज है। तो ये जो है इसका जो हमारा एप्पल का जो ये हमारा प्रोड्यूस है, इस बार हमारे फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जो कि हमारी इकोनॉमी पे अब हमारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका फ्यूचर में। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर प्रमोद जी? क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जीडीपी का 8%, सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो जीडीपी है उसके अंदर 8% योगदान इस एप्पल बिजनेस का है। और कोल्ड स्टोरेज की वजह से ये पूरा नुकसान ना केवल उन किसानों को उठाना पड़ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी उठाना पड़ रहा है। केवल और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक्स। जी प्रमोद जी। फारूक जी की और जसवीर जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। तो जैसे रोड ब्लॉकेज हो गया, इससे आपकी लॉजिस्टिक अफेक्टेड हो गई, और इससे रिलेटेड जो कॉस्ट बढ़ रहा है उसको डीजल प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, ये इन्फ्लेशन वाला कॉस्ट नहीं है। इंफ्रा क्रिएट करना, वेयर हाउस बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना इज वन थिंग, वो भी इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का पार्ट है। उसका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, झारखंड से दिल्ली कोई सप्लाई हो रहा है, यदि वो 20 दिन में पहुंचेगा और 10 दिन में पहुंचेगा, दोनों ही सूरतों में सेम डीजल प्राइस के साथ भी कॉस्ट अलग अलग होगी। जो फ्रेट चार्ज होता है वो केवल डीजल प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है। आपका जो ट्रक है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो 20 दिनों तक ब्लॉक रहा इस सप्लाई में। तो हम सप्लाई के टाइम को कट कैसे करेंगे? यदि हमारे अल्टरनेट रूट्स डेवलप हो, ब्लॉकेट से अफेक्टेड नहीं हो। और वही मैं रेगुलेशन की बात करूं, हर एक स्टेट के लॉज अपने अपने टेंजेंट पे हैं। अच्छा, ये भी तो प्रमोद जी चुनौती है कि नेशनल तौर पर पॉलिसी लेकर आ दी गई। प्रमोद जी, नेशनल जो है वो पॉलिसी लेकर आ गई कि लॉजिस्टिक नेशनल पॉलिसी ये है, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट तो स्टेट्स को कराना है ना। जैसे देखिए जीएसटी है, जीएसटी आने के पहले वैट एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन था, और सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन था। बट व्हेन देयर इज अ पॉलिटिकल विल, तो टुडे जीएसटी इज अ रियलिटी। पूरे कंट्री में एक ही टैक्स रेट है, ये नहीं है कि जेएनके में अलग रेट है, झारखंड में अलग है, बिहार में अलग है।
तो उसी तरीके से आप स्टेट से बात कर, जैसे अब जीएसटी काउंसिल है, सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल में होते हैं, 2/3 वोट स्टेट के पास है, 1/3 वोट सेंटर के पास है। तो उसी तरीके से आप कोऑर्डिनेशन के लिए कमिटी बना दें और सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आए। इफ समथिंग इज स्टक इन झारखंड तो उसका एड्रेस होना चाहिए। अभी क्या है, फ्रेगमेंटेड है, वहां किसी ने उसको रोक के 10 दिन रोक के रखे हुए हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ी है। तो इन सब चीजों से भी तो कॉस्ट बढ़ रहा है। सो इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग, वन पार्ट इज क्रिएशन ऑफ न्यू इंफ्रा, दैट इज वन पार्ट, बट हाउ टू यूटिलाइज इट इफिशिएंटली। इफ यू यूटिलाइज योर इंफ्रास्ट्रक्चर इफिशिएंटली, तो विथ एग्जिस्टिंग प्राइसेज ऑल्सो योर कॉस्ट विल गो डाउन। जो जैसे डेवलप कंट्री की बात करते हैं, उनकी जो कॉस्ट 7% 8% केवल इसलिए नहीं है कि पेट्रोल की प्राइस वहां पे कम है या डीजल की प्राइस कम है। डाटा शेयरिंग, जो पहला टैगलाइन इन्होंने दिया है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी विल बी डाटा ड्रिवन। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, दैट मस्ट बी शेयर। जैसे अभी क्या है, कोई लैंडस्लाइड हो गया, रोड ब्लॉक हो गया, किसी को मालूम ही नहीं कि कहां ब्लॉकेज हुआ है या कब खुलेगा, तो उसी रोड पे फिर से नई नई गाड़ियां आके और पाइलअप हो जाती हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक जी, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या इतने वाइडर ऑप्शन है रोड्स के? अगर एक जाम है, रोड ब्लॉक हो गया, तो आपके पास दूसरा रूट है। जी फारूक जी, एक ही ये लाइफ लाइन है, दैट्स द नॉर्मल श्रीनगर। जो एक और थी जो कि हमारा पीर पंजाल एरिया से, जो पुंछ राजौरी एरिया से, उसमें कम से कम 200 किलोमीटर का सफर बढ़ जाता है। एंड वो दैट इज आल्सो अ डिफिकल्ट टेरेन, वो भी बहुत मुश्किल टेरेन है, उधर भी ब्लॉकेज हो जाती है एट टाइम्स। कोशिश लाइफ लाइन अगर आप कहें तो यही है, जो श्रीनगर जम्मू का नेशनल हाईवे है, यही एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो है, उसमें इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती है उसको, वो वाला रोड, बिकॉज दैट हैज नॉट बीन डेजिग्नेटेड एज नेशनल हाईवे। उसमें इंश्योरेंस भी नहीं मिलता, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया वहां पे तो दे डोंट गेट इट। तो प्रमोद जी क्या कहेंगे? ऑप्शन ही नहीं है। मान लीजिए आपने बोला कि डेटा आ गया, ठीक है, मान लिया कि भाई सब कुछ ई गवर्नेंस हो रही है, आपने वहां पर बता दिया जी यहाँ पर जाम है, लाइट्स टाइट हो गया, लेकिन ऑप्शन नहीं है। दो चीज है, बोला कोई भी चीज आइसोलेशन में वर्क नहीं करेगा। जैसे उन्होंने बोला इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती हैं, तो इफ देयर इज अ कोऑर्डिनेशन देन दैट इशू कैन बी टेकन कि नहीं, यू कवर ऑन ऑल रूट। दूसरा, जो आपका सबसे क्रूशियल सेगमेंट है, जहां सबसे ज्यादा ब्लॉकेज होती है, बहुत फ्रिक्वेंट होती है, उसके चलते लॉस बहुत ज्यादा है, तो यू क्रिएट न्यू इंफ्रा कि आप उसका अल्टरनेट डेवलप करें। व्हाई यू कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन ए सिंगल रूट जहां फ्रिक्वेंट ब्लॉकेज होता है और आप नया रूट भी डेवलप नहीं करते हो? तो आप प्रायोरिटाइज करो। सो आई एम एम्फसाइजिंग, देखिए जब तक आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगी, ये कोई पॉलिसी काम नहीं करेगी। वो तो है ही, केवल इंफॉर्मेशन शेयरिंग से नहीं होगा। यू हैव टू प्रोड्यूस गुड्स, यू हैव टू मेक गुड इंफ्रा, बट इवन इफ यू प्रोड्यूस गुड गुड्स, इवन इफ यू हैव गुड इंफ्रा, आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे जसवीर जी ने बोला, झारखंड से दिल्ली आने का बहुत अच्छा रोड है, 10 जगह पे पुलिस वाले 3-3 दिन आपके गाड़ी को रोक के रखे हुए हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू कम्पीट? कस्टमर है ना, कस्टमर को दो ही चीज चाहिए, सस्ता गुड्स चाहिए और जल्दी चाहिए। तो सस्ता और जल्दी आप नहीं दे पाएंगे, देन यू नॉट बी एबल टू सप्लाई, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जल्दी देने के लिए ट्रांसपोर्टेशन टाइम का छोटा होना बहुत जरूरी है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। सो इट्स ए मल्टीफेसेटेड अप्रोच कि जो भी स्टेक होल्डर है वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, इंफॉर्मेशन शेयर करें, प्रॉब्लम भी शेयर हो, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दैट। सूरज जी क्या लगता है, पॉलिसी के अंदर सबसे पहले अगर हम लॉजिस्टिक की बात करते हैं, सबसे पहले नीड ऑफ आवर क्या है जिसके ऊपर काम होना चाहिए कि बिजनेस जो है जल्दी से ग्रो करे, इकोनॉमी बूस्ट हो? जी सूरज जी। देखिए मैडम, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और राजस्थान में जो ट्रांसपोर्टर की हालत है ना, वो सबसे खराब है। इसका कारण एक तो ये है कि राजस्थान में सरकार ने निजी बस जो ट्रैवल है, बस सर हालत तो लग रहा है यहाँ से झारखंड से भी हमारे साथ, जम्मू कश्मीर से भी है, आप राजस्थान से, हालत ऐसा क्यों लग रहा है ट्रांसपोर्टर की हर जगह पर ही खराब नजर आ रही है? बोलिए, कंटिन्यू सूरज।
हालत खराब होने का पहला तो कारण यह है कि निजी ट्रैवल बस है, उस पर माल परिवहन का सरकार ने परमिशन दे दी है। उससे ये ट्रांसपोर्टर को बड़ा झटका लगा है। इससे ये जो लॉजिस्टिक जो ये लगा रहे हैं ना सरकार, उससे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम आती है और ट्रांसपोर्टर की कॉस्ट ज्यादा आती है। ये नुकसान में काम करने वाली बात होगी ट्रांसपोर्टर के लिए तो। और बाकी तो देखो कि ये अपने धरातल पे किस हिसाब से सरकार पॉलिसी लाती है उस पर डिपेंड करता है कि वो पूरे टैक्सेस सब सहन करती है ऑल स्टेज का या नहीं करती है। राजस्थान में डीजल का रेट सबसे हाई लेवल पे है और गुजरात में टैक्स का रेट देख लो आप उस हिसाब से। और सरकार में फारूक जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, नीड ऑफ द आवर क्या है? सबसे पहले इस चीज पर अगर लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना है तो काम करना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। पलक जी, मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे पहला जो पॉइंट करना चाहिए सरकार को, वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन नेशनल हाईवेज पे क्रिएट करनी है, जिसपे कि कम से कम ये प्रोड्यूस सेफ रहे, कोई खराब ना हो, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। दूसरी चीज है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव रोड्स, जैसे वो उनकी जरूरत है, सस्टेनेबल रोड्स की जरूरत है जो कि राउंड द क्लॉक हो, और उसके ऑल्टरनेटिव रोड्स की जरूरत है। रेल हेड्स की जरूरत है। हमारे जम्मू कश्मीर में अभी कश्मीर में रेल हेड नहीं है, हमारे रेल ट्रैक्स नहीं है, तो अभी उस पर काम चल रहा है। जब से 2000 हम बड़ी डेडलाइन सुन चुके हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वी आर लिसनिंग नाउ कि 23 में एंड में वो कंप्लीट हो जाए। उससे भी काफी राहत आएगी, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक अलग लाइफ लाइन भी मिल सकती है, वो हो सकता है। दूसरी चीज है, ये जो रास्ते में ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का ये जो पुलिसिंग, ट्रैफिक पुलिसिंग जो मैस क्रिएट करती है, इसको एक तरीके से करने का, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से करने का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि गाड़ियां ब्लॉक ना हो जाए, एक्सेसिव ट्रैफिक ना रहे। अगर कहीं ब्लॉकेड होता है तो पहले ही इन्फॉर्म करे ट्रांसपोर्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को कि ऐसा रोड मेंटेनेंस पे है इतने टाइम पे, तो आप ट्रांसपोर्ट ना करें अपने गुड्स। एटलीस्ट वो अपनी जगह पे तो कम से कम सेफ रह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, तो सबसे जरूरी है कि हमारे लॉजिस्टिक्स कितने ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि अगर लॉजिस्टिक मजबूत होंगे तो ईज ऑफ बिजनेस जो है वो किसी भी देश के अंदर होगा। अगर हम बात करते हैं अमेरिका जैसे देशों के अंदर, महंगाई तो वहां पर भी है, वर्ल्ड रिसेशन तो हर जगह देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो भारत के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। लेकिन नई पॉलिसी जो है वो लेकर आई गई है, इसके ऊपर काम होते हुए जो है आने वाले समय के अंदर और आने वाले बजट के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा के अंदर इतना ही, इस एपिसोड के अंदर इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।